हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस क्लास कटुमर। चैप्टर नंबर 1 is going on and this is part number 21। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों देखो, लास्ट हमने द्विध्रुव की बात हमने की थी कि उसके अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, द्विध्रुव के अक्ष पर जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था वो कितना आया था भाई? 2 kp/r³। ठीक है, 2 kp/r³। और हमने ये भी देख लिया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है अक्ष पर वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होता है। ठीक है ना? तो वेक्टर ई इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। ई किसी डायरेक्शन में होता है, पी की दिशा में। तो आज हम जो दूसरा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे निरक्ष पर। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, हमें उसमें क्या निकालना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो निरक्ष, ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल आपको पता है, इसको हम बोल सकते हैं भाई विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, है ना? विषुवतीय स्थिति। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति। तो एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है कि उसके विषुवतीय बिंदु पर, उसके अनुप्रस्थ स्थिति पर आप विद्युत क्षेत्र निकालो, या फिर क्या बोल सकता है? निरक्ष बोल सकता है। ठीक है, तो निरक्ष का मतलब क्या होता है कि अक्ष के तो लंबवत हो और उसके मध्य बिंदु से गुजरे। तो अपन देखो द्विध्रुव बनाते हैं। तो सपोज करो हमारे पास ये कोई डाइपोल है, ये -q, ये बच्चों मैं क्या मान लेता हूं? +q। ठीक है ना? और ये मान लो इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं O। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम क्या लेके चलेंगे? 2a। ठीक है, तो ये आधी आधी कितनी हो गई? a। तो ये क्या हो गया? द्विध्रुव का अक्ष हो गया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? द्विध्रुव की अक्ष। द्विध्रुव की क्या हो जाती है बच्चों? अक्ष। ठीक है, ओके। तो अब ये अक्ष का मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु से गुजरने वाला और अक्ष के लंबवत, यानी ये जो रेखा मैं बना रहा हूं, ये किसको शो करेगा? निरक्ष को। तो ये हमारी द्विध्रुव की क्या हो गई? निरक्ष। अक्ष के तो लंबवत और मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा क्या होती है? निरक्ष। तो हम मान लेते हैं बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट है जहां मुझे क्या निकालना है बच्चों? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका। इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस पॉइंट पर इसके कारण भी क्षेत्र होगा और इसके कारण भी क्षेत्र होगा। पॉइंट P पर हमें क्षेत्र निकालना है, तो -q के कारण भी होगा और +q के कारण भी होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, -q के कारण जो क्षेत्र होगा, -q के कारण डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसको ऐसे मान लूं, E1 इसको मैंने अगर मान लिया तो माइनस की ओर होगी। जो मेरे पास E1 विद्युत क्षेत्र है वो -q के कारण है, तो -q की ओर। और बच्चों ये प्लस के कारण प्लस से दूर होगा। ठीक है ना? तो प्लस से दूर, यानी इसकी डायरेक्शन ये हमारे पास है, प्लस से दूर। तो ये किसको शो करेगा बच्चों? E2 वेक्टर को शो करेगा, माइनस की ओर प्लस से दूर। क्लियर है? माइनस की ओर प्लस से दूर, E1 और E2। क्लियर है? मध्य बिंदु है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या है बच्चों? समान होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा समान है।
समद्विबाहु त्रिभुज, दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्लियर है, वैसे एंगल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो बच्चों ये आर है डिस्टेंस ओ से, यहां हमें क्षेत्र निकालना है। तो एक तो E1 हो गया और एक क्या हो गया, E2 हो गया। क्लियर है। तो सपोज करो इसको मैंने क्या मान लिया भाई, थीटा, तो ये भी थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि अब हमारा E1 और E2 अक्ष की तरह समान दिशा या विपरीत दिशा में नहीं है, संरेखीय नहीं है। तो मैं E1 E2 का परिणामी निकालने के लिए इसको कुछ घटकों में बांट दूं। देखो E1 का एक घटक तो ये होगा, ये परिणामी है ना, और दूसरा घटक बच्चों ये हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपको मैं यहां लिख देता हूं। देखो E1 है तो E1 का देखो ये थीटा, तो ये थीटा, आपको पता है एंगल बराबर होता है, एकांतर कोण। तो ये थीटा है तो ये थीटा, तो E1 के दो घटक होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक नीचे की ओर, यानी P और दिशा में। ये मेरा पॉइंट P है। तो बच्चों E1 का इस दिशा में घटक क्या होगा, बिल्कुल आपको ध्यान है कि मान लो जैसे मेरे पास ये कोई वेक्टर हो, सपोज करो R, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो जहां एंगल होता है, जहां थीटा होता है, वहां कोस लगा देते हैं, R cos थीटा, और उसके लंबवत दिशा में घटक क्या होता है बच्चों, R sin थीटा। क्लियर है ना, ये बिल्कुल बात हमें पता है कि अगर R कोई सदिश है, उससे हमें घटकों में तोड़ना है, उसे हमें घटकों में वियोजित करना है, तो एक तो थीटा के साथ वाला और एक उसके लंबवत दिशा वाला। तो देखो E1 का इस दिशा में घटक क्या होगा, आप बिल्कुल कहोगे सर E1 cos थीटा, और E1 का लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा भाई, E1 sin थीटा। क्लियर हो गया ना, E1 का थीटा के साथ तो E1 cos थीटा, और लंबवत दिशा में क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। ऐसे बच्चों E2 को मैं घटकों में बांटूं, देखो ये थीटा तो ये थीटा, संगत कोण, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, ये थीटा तो ये थीटा, तो दोनों बराबर है। तो E2 का इस दिशा में घटक क्या होगा, आप कहोगे सर E2 cos थीटा, और लंबवत दिशा में तो ऊपर होगा इस तरह। तो ये घटक क्या हो जाएगा बच्चों, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। क्लियर है, डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखो क्या करा, E1 और E2 को द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और उसके लंबवत घटकों में डिवाइड कर लिया है। क्लियर। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मैं ऐसा करता हूं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालूं, विच इज E1। तो क्या होगा, परिमाण लेके चल रहा हूं सीधे में, KQ अपॉन, तो E1 माइनस क्यू के कारण है, तो इसको चलो मैं पॉइंट मान लेता हूं A, और ये पॉइंट में क्या मान लेता हूं B। तो KQ अपॉन क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। KQ अपॉन क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, और हमें AP स्क्वायर को भी मालूम है, हमें AP स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल हमें मालूम है। AP स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारे पास है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई इसको, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि AP स्क्वायर का मतलब क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, पौदायन प्रमेय। तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी दिशा में भाई, PA डायरेक्शन में, PA दिशा में। ये मैंने E1 निकाल लिया, ये किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण है। ऐसे बच्चों प्लस क्यू के कारण मैं बात करूं, उसको मैंने क्या माना है, E2 माना है, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है, तो फॉर्मूला हमें पता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ अपॉन दूरी देखो, प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, BP स्क्वायर। तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि BP स्क्वायर भी क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, ये BP दिशा में है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं BP दिशा में।
बीपी दिशा में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हमने माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E1 माना हुआ है और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E2 माना हुआ है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमें मालूम है, उसको हमें लगा दिया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए दोनों के मान समान हैं। माइनस क्यू के कारण जो E1 है उसका मान भी KQ/R² प्लस A² है और प्लस क्यू के कारण जो E2 है उसका मान भी KQ/R² प्लस A² है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विध्रुव के लंबवत जो घटक है, द्विध्रुव के लंबवत यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे और चूंकि ये विपरीत दिशा में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो E1 बराबर E2 आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 व 2 से क्या दिखाई दे रहा है भाई? E1 इज इक्वल टू E2, दोनों बराबर है। तो जब E1 E2 बराबर है तो E1 sin थीटा भी किसके बराबर होगा? E2 sin थीटा के। E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर 3। E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्रों के जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में समान है और दिशा में कैसे हैं? विपरीत हैं। तो ये बच्चों क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यानी जितना विद्युत क्षेत्र नीचे है उतना विद्युत क्षेत्र ऊपर है, यानी इन दोनों घटकों के कारण नेट जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? 0। चलो अब हम द्विध्रुव के समांतर घटकों पे ध्यान दें। तो आप देख रहे हैं समांतर जो घटक है वो दोनों समान दिशा में है, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे। तो अब सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र लगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं कुछ नाम दे दूं, मान लो इसको मैं R बोल देता हूं, PR दिशा में होगा, PR दिशा में। अच्छा देखो हमारा जो डायपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण है माइनस से प्लस की और वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा। आर्य बात समझे? लंबवत घटक के कारण तो क्षेत्र कैंसिल हो गया, यानी अब ये तो इनको छोड़ दो आप, और सारा का सारा क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के कैसा हो गया? विपरीत दिशा में। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो इसको बच्चों में E बोल दूं तो क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E इज इक्वल टू क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सिंस E1 E2 के बराबर है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? देखो E1 का मान E2 के बराबर है, तो जब E1 E2 बराबर है तो आप चाहे E1 लिख दो, चाहे E2 लिख दो। चलो इसको मैं E1 लिख दूं तो क्या हो जाने वाला है? ये 2E1 cos थीटा। तो E1 बराबर E2 है ना, तो 2E1 cos थीटा। तो बस हमारे पास वैल्यू आने वाली है, E1 का मान रख देंगे, cos थीटा हम निकाल लेंगे। तो चलो मान रखते हैं। देखो E इज इक्वल टू 2 into E1 की वैल्यू क्या है? KQ/R² प्लस A² cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा के लिए देखो मैं अलग से बना दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। cos थीटा का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार हो गया A और कर्ण क्या हो गया? AP। तो बच्चों देखो cos थीटा हो गया आधार तो A और कर्ण हमारा AP है, तो कर्ण का मतलब क्या होगा? √R² प्लस A²। √R² प्लस A²। किसकी वैल्यू होगी? cos थीटा की। ठीक है ना, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी भाई? cos थीटा की। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको मैं अलग से बना के आपको समझाऊं। देखो भाई ये एंगल कितना है? थीटा। कोई सा भी ले सकते हो, उधर वाला भी ले सकते हैं। तो ये A है, ये R है, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। कर्ण की वैल्यू क्या होगी? √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी √R² प्लस A²। तो cos थीटा क्या हो गया? आधार बटा कर्ण, यानी A/√R² प्लस A²। इसको सॉल्व कर ले हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो E इज इक्वल टू, तो K इसको मैं लिख दिया Q × 2A। पता है ना आपको Q × 2A का मतलब P, डायपोल मोमेंट K
Q इंटू 2a। नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1, और ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, रूट की पावर कितनी होती है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3/2। तो नीचे बच जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी मेरे पास 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी बच गई बच्चों 3/2। क्लियर है, आगे सॉल्व करें। तो E इज इक्वल टू के पी, Q इंटू 2a कैन बी रिटन एज P फॉर डायपोल मोमेंट। P हमारा क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 2a को मैंने क्या लिख दिया P, और ये है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर है, और बिल्कुल वही बात, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। सेंस वही पहले की तरह कि r का मान a से ज्यादा होता है, तो आर स्क्वायर का मान तो और भी ज्यादा होगा ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से E निरक्ष इज इक्वल टू बच्चों के पी अपॉन, देखो आर स्क्वायर का 3/2, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ए स्क्वायर को छोड़ दिया है, बिल्कुल ए स्क्वायर को हमने छोड़ दिया है, तो आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र हमें मिलने वाला है क्या मिलेगा, के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ई निरक्ष बराबर हमें क्या मिल गया, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात कर लें तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा द्विध्रुव आघूर्ण तो इस डायरेक्शन में है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। तो जब आप सदिश रूप में लिखोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल देखो सदिश रूप में अगर हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर निरक्ष, तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। माइनस किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। कैसा है भाई, विपरीत दिशा में। आगे बात समझ लें। अच्छा, ई अक्ष क्या था, ध्यान है, ई अक्ष बराबर क्या था 2 kp अपॉन आर क्यूब। ई अक्ष क्या था 2 kp अपॉन आर क्यूब। और ये बच्चों kp अपॉन आर क्यूब क्या है, kp अपॉन आर क्यूब देखो ये रहा हमारा ई निरक्ष, तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। ई अक्ष इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई निरक्ष, यानी निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्ष का कितना होता है, आधा होता है। क्लियर है, तो बिल्कुल आप समझ गए इसको। तो द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र था वो हमने कितना निकाल लिया, kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां 2 से मतलब है कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो निरक्ष का कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें हमने एक द्विध्रुव लिया, ए बी हमने एक द्विध्रुव लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसके बीच में दूरी हमने क्या मान ली थी 2a। ठीक है, उसके मध्य बिंदु O से निरक्ष पर हमने कोई पॉइंट माना P जो r दूरी पर था, तो P पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण भी क्षेत्र होगा, उसे हमने E1 माना जो माइनस क्यू की ओर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर। ऐसे P पॉइंट पर हमने प्लस क्यू के कारण क्षेत्र माना, उसको हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया जो प्लस से दूर होगा। तो अब हमने यहां देखा कि अब यहां संरेखीय नहीं है, किसी कोण पर है, तो अब E1 E2 का परिणामी निकालने के लिए हमने उन दोनों विद्युत क्षेत्रों को द्विध्रुव के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित कर दिए। तो देखा E1 का E1 cos थीटा आ गया,
और E2 का E2 cos थीटा आ गया जो द्विध्रुव की अक्ष के समांतर थे, और ऐसे लंबवत घटक जो थे वो E1 sin थीटा और क्या आ गया था E2 sin थीटा। फिर हमने देखा कि अब E1 और E2 का परिमाण बराबर है, तो E1 sin थीटा बराबर भी E2 sin थीटा होगा, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों के द्विध्रुव के जो लंबवत घटक है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, यानी परिणामी मान क्या हो गया, 0। यानी सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर वो द्विध्रुव की अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में है। तो हमने फिर E जो हम निरक्ष निकाल रहे हैं तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करा, चूंकि E1 E2 बराबर थे तो हमने 2E1 cos थीटा रख दिया, E1 की वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा हमने चित्र से निकाल लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है E निरक्ष इज इक्वल टू KP/R3। डायरेक्शन की बात करते हैं तो निरक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस है और क्षेत्र हमारा ऐसे आ रहा है। तो बिल्कुल आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।